हाय हेलो नमस्ते दोस्तों, दिस इज रौनक सर और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपके प्यारे प्लेटफॉर्म आलसी इंजीनियर पे। दोस्तों, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 के बच्चों की बहुत ज्यादा इंक्वायरी आ रही थी कि भाई जनवरी 2024 यानी कि जो जस्ट अभी प्रीवियस पेपर हुआ था लेटेस्ट वाला, वो हमें सॉल्व करके दीजिए। अब सारे क्वेश्चंस तो ऑलरेडी मैंने अपने कोर्स के नोट्स में डाले हुए थे और वहां पे सिखाया भी था, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने कोर्स नहीं लिया है तो उनके लिए भी ये अवेलेबल हो, इसके लिए मैं ये पूरा का पूरा वीडियो सॉल्यूशन लेके आ रहा हूं, जहां पे हम लोगों ने एमसीक्यू से लेके लास्ट क्वेश्चन तक अलोंग विद द ऑप्शन सब कुछ सॉल्व करके रखा हुआ। अब आपको तो पता है, आप ये वीडियो तभी देख रहे होंगे जबकि आपने M2 की कुछ पढ़ाई करी होगी। तो दो चीजें आपने करी है क्या, ये मुझे जरूर बताना। नंबर एक, स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, ट्रिग्नोमेट्री के वन शॉट में फॉर्मूलाज है, जिसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पे डला हुआ है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, क्या वो आपने देखा है। और नंबर दो यार, M2 की एक्सक्लूसिव लास्ट मिनट स्ट्रेटेजी मैंने सिखाई थी, जहां पे मैंने बोला था कि किस सीक्वेंस में क्या क्या पढ़ना है, क्या डिफिकल्ट जाएगा और क्या इजी जाएगा, सब कुछ डिस्कस किया हुआ था। ये दो चीजें आपने देखी है, एक तो फॉर्मूला का वीडियो, दूसरा स्ट्रेटेजी वाला वीडियो। ये मैं अभी फिलहाल एज्यूम कर लेता हूं एंड लेट अस स्टार्ट विथ जनवरी 2024 का पेपर, जिसको हम लोगों ने पूरी तरीके से सॉल्व किया हुआ। अब बैकलॉग लगने का कोई चांस ही नहीं है, बस कितना स्कोर करना है ये सोच लो। 15 साल की मेहनत और 2 लाख से ज्यादा बच्चों के ट्रस्ट से बना ये आलसी इंजीनियर अपने प्रीमियम, क्यूरेटेड एंड यूनिवर्सिटी वाइज अपडेटेड कोर्सेस लेके आ रहा है सिर्फ आपके लिए। जी हां, अब आपके इंजीनियरिंग के एग्जाम्स में ये आलसी इंजीनियर रहेगा हमेशा आपके साथ। Join us now at आलसी इंजीनियर। थैंक यू। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल के साथ। आप देख सकते हो यार, हमें 10 मार्क के लिए एमसीक्यू पूछे जाते हैं और उन एमसीक्यूज में हमें पता है कि यार 4 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 2-2 मार्क के लिए होते हैं और 2 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो सिंगल मार्क के लिए रहेंगे। अब मोस्टली जो पहला एंट्री क्वेश्चन जो होता है वो होता है आपका रिडक्शन फॉर्मूला के ऊपर। रिडक्शन फॉर्मूला के 3 वर्जन जो निकल के आते हैं ना दोस्तों। अब 3 ऐसे कौन से वर्जन थे? एक था 0 से लेके π/2, एक था 0 से लेके π और एक था 0 से लेके 2π। आपको बस इसमें क्या याद रखना था, मैं क्विकली बताऊंगा, सारा सब कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा। 0 से लेके π/2 में देयर इज नो वायरस। देयर इज नो वायरस का मतलब यहां पे हमें कहीं पे जीरो आंसर दिखने का कोई चांस नहीं है, मिलता है। लेकिन 0 से लेके π में अगर आपकी कॉस की ये जो पावर है वो अगर आपको और दिखी, सिर्फ कॉस की पावर और दिखी, तो आप आपके आंसर को 0 कर सकते हो। साथ ही साथ 0 से लेके 2π में साइन की हो या कॉस की हो, किसी की भी पावर अगर आपको और दिखी, सिंपल सिंगल एलिमेंट भी या फिर दोनों के दोनों अगर ऑड रहे तो भी आप डायरेक्टली यहां पे इसका आंसर 0 लेके आ सकते हो। आप खुद देख लेना, यहां पे 0 से लेके 2π लिखा है, यानी कि डबल वायरस वाला चीज है। दोनों के दोनों लोग ऑड होंगे, सिंगल ऑड होगा तो भी आंसर 0 होना चाहिए। ये देखो नसीब, sin raised to 3 देखते ही पता चला कि पावर ऑड है कि नहीं, तो ऑड के लिए 0 से लेके 2π में वायरस घुस जाता है और आपको आपका आंसर डायरेक्टली मिल जाता है 0। सो आप देख सकते हो योर आंसर ऑप्शन इन दिस केस इज नथिंग बट ऑप्शन 3। समझ में आ रहा है पहला सम। दूसरा सम देखना क्या है। दूसरा सम आया है कर्व ट्रेसिंग के ऊपर, जहां पे कार्टेशियन कर्व ट्रेसिंग के ऊपर ये सवाल पूछा हुआ है, द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दी है एट द ओरिजिन। पहली तो बात समझ लो, टेंजेंट दो तरीके से निकाले जाते हैं, एक एक्सक्लूसिवली फॉर ओरिजिन और एक एट एनी अदर पॉइंट। यहां पे क्लियरली स्पेसिफाइड है टेंजेंट कहां निकालना है दोस्त, ओरिजिन पे। ओरिजिन पे अगर आपको टेंजेंट निकालना है तो आपको याद रखना है, आपकी इक्वेशन को पूरी तरीके से खोलो और उस इक्वेशन की जो लोएस्ट डिग्री टर्म होती है उसको आपको क्या करना है दोस्तों, 0 करना है। अब क्या आपके पास इक्वेशन है? हाँ भाई, खोलो ना पूरी तरीके से। पूरी इक्वेशन को हम लोगों ने यहां पे खोला। ये देखो, ये a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर वाला अपना फॉर्मूला है, ओपन अप कर दिया, सब कुछ यहां पे मैंने कर दिया। अब मुझे बताइए डिग्री हर एक की। यहां पे देखना आपकी टोटल डिग्री कितनी हो गई, 2, क्योंकि कांस्टेंट को डिग्री कभी नहीं होती है। ये हुई डिग्री 2, ये हुई डिग्री 3, ये हुई डिग्री 2। अब देखो 2 3 2। अब देखना यहां पे जो आपको डिग्री दिखाई दे रही है वो क्या दिखाई दे रही है, 1। भाई क्यों 1 दिखाई दे रही है? क्योंकि यहां पे कांस्टेंट को कभी डिग्री नहीं होती, तो x की सिर्फ रेस्ट टू 1 वाली चीज हमें दिखाई दे रही है। इसका मतलब है लोएस्ट डिग्री टर्म, आप खुद मुझे बताना यहां पे क्या होगी। लोएस्ट डिग्री टर्म आपको भी पता चल चुकी है, अंडरलाइन है यहां पे, दैट विल बी नथिंग बट a स्क्वायर x इज इक्वल टू 0। अब इसमें भी लोगों को डाउट है, भाई a स्क्वायर x इज इक्वल टू 0 में जो a स्क्वायर ये इधर चला गया तो स्वाहा हो जाएगा ना, 0 हो जाएगा ना। तो आपको यहां पे क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू 0। देख सकते हो आप यहां पे आपको x इज इक्वल टू 0 डायरेक्टली ऑप्शन नंबर 3 के तौर पे दिखाई देगा।
आई एम श्योर समझ में तो आ ही चुका होगा। नंबर 3 में आपको यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन का सवाल है जो कि यूनिट 6 का है, और बच्चे डबल इंटीग्रेशन को देख के डर जाते हैं। मैं आपको एक बढ़िया सी ट्रिक बताता हूं। आप इस इंटीग्रेशन को देख रहे हो, दोनों के दोनों इंटीग्रेशन को प्यार से देखो और उनकी रेंज देखना। भाई इसकी रेंज कहां से कहां तक जा रही है, 0 से लेके π/2। क्या यहाँ पे कोई x या फिर y वाला वेरिएबल इन्वॉल्व है, r या फिर थीटा वाला वेरिएबल इन्वॉल्व है? नहीं। तो 0 भी नंबर है, π/2 भी नंबर है। फिर r की रेंज में देखना, 0 भी नंबर है और 2 भी नंबर है। तो भाई ऐसे केस में आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप धड़ाधड़ इंडिविजुअल इंटीग्रेट कर सकते हो और मल्टीप्लाई कर सकते हो, आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं। तो मैंने क्या किया, r d थीटा था तो सबसे पहले तो थीटा के सारे प्लेयर्स इकट्ठा लिए। अब थीटा में है ही कौन, सिर्फ d थीटा। r के सारे प्लेयर्स इकट्ठा करे, r के लिए r का इंटीग्रेशन का रेंज, थीटा के लिए थीटा का इंटीग्रेशन का रेंज। एक बात तय है, बीच में कोई प्लस माइनस नहीं डालेगा, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है। d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा, r का इंटीग्रेशन बड़ा भाई बाय बड़ा भाई यानी कि r²/2। सॉल्व किया, अपर लिमिट लोअर लिमिट ठूस दिए और जो आंसर मुझे मिला दैट इज नथिंग बट क्लियरली पाई। आप देख सकते हो पाई इज नथिंग बट आपका ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, दैट इज नथिंग बट योर आंसर। आई एम श्योर आपको ये समझ में आएगा। रेडियस फाइंड आउट करनी है भाई, ये तो हमेशा एवरी टाइम आया हुआ सवाल है, बस इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। यहां पे आपको स्फीयर का जनरल फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्या बोला था सर ने, जब भी कभी ऐसे कुछ जनरल फॉर्मूला आता है ना, तो देखो मैं अभी भी आपको बता के रखता हूं, हमेशा याद रखना ये चीज। आपको सबसे पहली चीज जो होती है वो क्या निकालते आना चाहिए, सेंटर। सेंटर कैसे निकलता है भाई, देखो मैं ट्रिक बताता हूं। टेक्निकली इट इज -u -v -w। अब इसको किस तरीके से वर्क अराउंड किया जाता है देख लो। यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहा है x का कोएफिशिएंट, उसका हाफ करना है, उसकी साइन पलटी करना है, बिकॉज यहाँ पे साइन पलटी वर्जन है। तो ये तो हुआ सेंटर के बारे में। सवाल क्या पूछा है, सेंटर निकालना है क्या, नहीं, सिर्फ क्या फाइंड करनी है, रेडियस। फॉर्मूला बताता हूं, √u² + v² + w² - d लिखा हुआ है, ये आपका r का फॉर्मूला है। सर u कहां, v कहां, w कहां, तो बताता हूं मैं। जो भी x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ कर लो यानी कि -1 हो जाएगा। जो भी आपका y का कोएफिशिएंट है उसका हाफ कर लो, -2 हो जाएगा। जो भी आपका z का कोएफिशिएंट है उसका हाफ कर लो यानी कि क्या हो जाएगा, 1। u आया, v आया, w आया, बचा कौन, d। भाई d होता कौन है, जो यहाँ पे एंड में आपको सिर्फ अकेला नंबर जो दिखाई देता है along with the sign, उसे कहा जाता है d। अब मुझे बताओ u² + v² + w² - d। लोगों की गलतियां मैं बताता हूं भाई, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो यहां पे गलती मत करना। और तो और -d में इतने होशियार लोग हैं, माइनस और यहां पे 3 ठोक देते हैं। भाई नहीं, माइनस साइन बाहर है, d की वैल्यू खुद -3 है, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इतनी छोटी सी बात के लिए बच्चों के 2 मार्क्स चले जाएंगे भाई। तो √9 का आंसर आता है 3, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 4 एज गिवन, राइट। नेक्स्ट, टोटल नंबर ऑफ लूप्स। अब एक एक मार्क के सम जो है वो आपके शुरू हो चुके हैं। देखो भाई, टोटल नंबर ऑफ लूप्स इन दिस, ये रोज कर्व है, और रोज कर्व का आपको एक ट्रिक बताता हूं। ये जो प्लेयर है ना, ये प्लेयर, इसे कहा जाता है n। ये n जो है ना वो आपका ऑड होगा तो लूप्स भी आपके n रहेंगे। अगर आपका n इवन होगा तो आपके लूप्स कितने रहेंगे, ट्वाइस n हो जाएंगे। अब मुझे बताओ यहाँ पे n कितना है, 3। ऑड है तो जितना नंबर उतने लूप, यानी कि इसके लूप का आंसर कितना आना चाहिए था, 3। ओरली योर आंसर शुड हैव बीन ऑप्शन नंबर 2। ज्यादा यहाँ पे दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है। अब रहा सवाल क्वेश्चन F का, जहां पे बच्चों को पता नहीं चल रहा था किसको टिक मार्क करे। तो मैं आपको पहले भी बताता हूं, अगर आप ये देख रहे हो तो यहां पे आपको देख के पता चलना चाहिए कि भाई ये एरिया डायरेक्टली नहीं हो सकता, बिकॉज एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, डबल इंटीग्रेशन में dx और dy। ये वॉल्यूम नहीं हो सकता है, क्योंकि वॉल्यूम के लिए कितने इंटीग्रेशन लगते हैं, 3। तो आपका एरिया हट गया, वॉल्यूम हट गया, मास का कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्मूला बना हुआ नहीं है, तो बचा क्या आपके पास, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ही फॉर्मूला है। वैसे भी अगर बाय चांस आपने यूनिट 6 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। फॉर्मूला देख के जाना, कभी भी सीजी के ऊपर, एमआई के ऊपर कुछ भी सवाल इनकी तरफ से आ सकते हैं। तो योर आंसर ऑप्शन इन दिस केस इज नथिंग बट नंबर 3। अब सारे एमसीक्यूज तो मैं सिखा चुका हूं। सबसे पहला डाउट, सर क्या हमें ये एक्सप्लेन करना पड़ता है? नहीं भाई, आप सिर्फ क्या करो, एफ आंसर 3, ई जो भी आंसर है, डी जो भी आंसर है, इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। आपको वहां पे कोई एक्सप्लेनेशन देना नहीं है। यू विल गेट 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स, सिर्फ आपने सिर्फ नंबरिंग भी करेक्ट करा तो। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? हैविंग सेड दिस, अब शुरू करते हैं यूनिट नंबर 3 के बारे में बात करना, जहां पे क्वेश्चन 2 को ओरिंग आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में वापस बता रहा हूं, आई एम श्योर आप ये वीडियो तभी देख रहे हो जब आपने कुछ पढ़ा होगा पहले से। तो सम देख लेना भाई, un इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से लेके π/4 लिखा हुआ है, sin रेज़ टू 2n x dx, देन प्रूव दैट। अब ये ऐसे un -1 un -2 वाले जब आपको प्लेयर्स दिखाई देते तो ये रिडक्शन फॉर्मूला का थियोरेटिकल सम आया है भाई। अब इसमें इस टाइप के सम में बाय 1 गेट 1 मैंने मेरे नोट्स में सिखाया था। तो देखो sin रेज़ टू 2n जैसे है ना, उसी तरीके से cos रेज़ टू 2n नाम की चीज भी एग्जाम में आ सकती है। पैटर्न बिल्कुल सेम है। क्या आप सबसे बड़ी हिंट है, देखो
साइन होता है, टैन होता है, कॉट होता है, ऐसे कुछ प्लेयर्स होते हैं, उसमें आप यहाँ पे देख लेना जब sin रेज़ टू 2n या फिर cos रेज़ टू 2n आएंगे ना, तब आपको यहाँ पे यूवी रूल यूज करना है। कौन सा रूल यूज करना है? यूवी रूल। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं, देखो आपको अच्छी लग रही है क्या? अगर मुझे n लिखना है तो कैन आई राइट n एज टू बी? अब पता है मुझे ये ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए, बट देखो तो सही, मीनिंग तो सेम ही है ना। आप अगर इसको n+1 - 1 लिखोगे तो विल दैट मेक एनी डिफरेंस? सिमिलरली अब ये जो लिखा है इसी को मैं ऐसे लिखता हूं, देखो n-1 + 1 चलेगा। अब क्या मैं इसी n को ऐसे लिख सकता हूं, n-2 + 2? अब यहाँ पे -2 + 2 कैंसिल होकर n को n ही मिलेगा ना आंसर। वही चीज यहाँ पे करिए, ये जो आपका sin रेज़ टू 2n है उसको sin रेज़ टू 2n -1 करा है, तो एक जो साइन बचा है वो यहां पे बाजू में रखा हुआ है। अब कितने टर्म्स हो गए? दो टर्म्स के लिए किसको यूज करना है? यूवी रूल। भाई कोल्ड कॉफी का एग्जांपल दिया है आपके सर ने, तो ये यूवी रूल का फॉर्मूला आई एम श्योर आपको याद है। आप जब यहां पे फॉर्मूला पुट करोगे तो साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस। यहां पे आपकी टर्म कुछ अजीब सी दिखाई देगी क्योंकि आपको डेरिवेटिव लेना है किस चीज का? sin रेज़ टू 2n - 1 का। अब sin रेज़ टू 2n - 1 का डेरिवेटिव अगर आप मुझे पूछोगे तो आपको भी पता होना चाहिए, मुझे भी पता होना चाहिए। पहले टेरेस पे काम किया जाता है, इसका मतलब है 2n - 1 वाली टर्म आगे आएगी, इसका n-1 हो जाएगा, करेक्ट है, जो भी है उसका -1, और उसके साथ साइन का भी हमें डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, दैट विल बी नथिंग बट cos x। तो ये सब कुछ मेहनत करके किया हुआ है मेरे भाई, और ये करने के बाद आप देख सकते हो यहां से पूरा इंटीग्रेशन हट गया, तो अपर लिमिट लोअर लिमिट डालने के लिए हम लोग रेडी हो गए। यहां पे जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल फाइंड कि यहां पे अब फॉर्चुनेटली cos स्क्वायर नामक टर्म जनरेट हो चुकी है। अच्छा हो गया यार अपने लिए। cos स्क्वायर को वी कैन सिंपली राइट दिस एज टू बी 1 - साइन स्क्वायर। अब ये 1 - साइन स्क्वायर के लिए ये ब्रैकेट में बंदा कॉमन है, तो ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा 1 के साथ, और साइन स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई होने के बाद आपको धीरे धीरे यहां से सारे प्लेयर्स मिलना शुरू हो जाएंगे। ये कौन है? ये आपका ओरिजिनल सम है, ये हट जाएगा और उसकी जगह पे un आ जाएगा। ये कौन है? ये 2n - 2 जो बनता है ना, ये आपका कौन बन जाता है? u of n - 1 बन जाता है। अगर आपने यहाँ पे ढंग से देखा तो सर ने किस तरीके से सेटअप करा हुआ है। आई एम श्योर आपको चीजें समझ में आ रही है। अब कुछ नहीं, अब एक बार un और n में आपकी चीजें आना शुरू हो गई तो आपको इस तरीके से चीज लाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। द इंपॉर्टेंट पार्ट इन दिस केस वाज, लिख के रखो कहीं पे, sin रेज़ टू 2n cos रेज़ टू 2n वाले सम आएंगे तो -1 + 1 वाला स्ट्रेटेजी यूज करके, यूवी रूल यूज करके cos स्क्वायर की जगह पे 1 - साइन स्क्वायर करना पड़ेगा। धीरे धीरे आपको इसके आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। ये था क्वेश्चन 2A। क्वेश्चन 2B देखना। क्वेश्चन 2B ना एग्जाम में बहुत दिनों के बाद आया था, इसके पहले के 3 पेपर्स में ये सवाल नहीं पूछा गया था। बीटा m, n इज इक्वल टू बीटा ऑफ m, n प्लस 1 प्लस बीटा ऑफ m प्लस 1, n। बहुत लोगों को इस पे डाउट थे, तो मैं आपको बताता हूं। दो ही बेसिक चीजें आपको सीखनी थी जो मैं ऑलरेडी सिखा चुका हूं। ये आप देख सकते हो यहां पे कि बीटा ऑफ m, n क्या फॉर्मूला है भाई? बीटा को इन टर्म्स ऑफ गामा लिख सकते हैं, गामा n गामा m अपॉन गामा ऑफ m प्लस n इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। इफ यू लुक एट दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड फॉर्मूला, यू अंडरस्टैंड कि ये फॉर्मूला तो हम लोग यूज करेंगे ही करेंगे। साथ ही साथ क्या आपको याद है आपके सर ने आपको ये सिखाया था, गामा 7 का आंसर अगर निकालना है तो आप इसको 6 गामा 6 लिख सकते हो, और अल्टीमेटली इसको 6 फैक्टोरियल में भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे प्रूव दैट में फैक्टोरियल है नहीं, तो गामा के हिसाब से इसको छोटा भाई गामा छोटा भाई लिख सकते हो कि नहीं? वही चीज आपको यहाँ पे ढंग से करनी है। देखो सबसे पहले तो आप ना लेफ्ट हैंड साइड को मद्देनजर बाजू में रखो, राइट हैंड साइड को लेके आओ। ये देखो m n प्लस 1, गामा m गामा n के हिसाब से गामा m गामा n प्लस 1 अपॉन गामा ऑफ m प्लस n प्लस 1 हो जाएगा। गामा m प्लस 1 गामा n अपॉन गामा ऑफ m प्लस 1 प्लस n हो जाएगा। दोनों का बेस देखो बिल्कुल सेम है, तो यहाँ पे ये दोनों जो आपका न्यूमरेटर है वो क्लियरली ऐड हो जाएंगे। न्यूमरेटर ऐड होने के बाद यहाँ पे प्लीज देख लेना गामा n प्लस 1 के बारे में आपका क्या कहना है। ये लो, गामा n प्लस 1 अगर मुझे करना है तो कैन आई राइट दिस हैज टू बी इसका छोटा भाई गामा छोटा भाई। इसका मतलब है गामा n प्लस 1 हट गया, n गामा n आ गया, गामा m प्लस 1 हट गया, और यहाँ पे m गामा m आ गया। आप देखोगे गामा m गामा n गामा m गामा n दोनों से कॉमन निकलेगा, तो आपको यहाँ पे ऊपर सिर्फ दिखाई देगा n प्लस m। साथ ही साथ इसको भी क्या हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, छोटा भाई गामा छोटा भाई, तो क्या आएगा m प्लस n गामा m प्लस n, m प्लस n कैंसिल हो जाएंगे, और आपको ये जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला मिलता है ये किसका फॉर्मूला है? बीटा फंक्शन का फॉर्मूला है। मजा आया? सिर्फ 2 प्लेयर्स 5 मार्क्स। तो ये थीम थी, ये आपको बस समझ में आना चाहिए था। यूजुअल इस तरीके से सम नहीं आते, बट एग्जाम में अभी ये सम आया हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन टू सी, क्या पूछा है हमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कुछ 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 दिया हुआ है और शो दैट करने के लिए बोला है। पहली चीज, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आया कि भाई ये सवाल है क्या और ये कौन से टॉपिक से आया, तो मैं आपको बताता हूं। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन है, एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, डेरिवेटिव हो रहा है। कितनी बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है। विद रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, एक्स हो रहा है। मुझे बताओ, आपको ये जो दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स, इसका अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करोगे तो क्या आपका सेटअप ऐसे दिखाई देगा? क्या कहते हैं ऐसे सेटअप को, मतलब डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक साथ, उसमें भी इंटीग्रेशन में आप रेंज देखोगे तो जो रेंज में है उसी का बाहर डेरिवेटिव के टर्म में कैलकुलेशन करना है, इसे कहते हैं लेबनिट्ज रूल। तो ये जो सम है ये लेबनिट्ज का सम एग्जाम में आया हुआ था। अब पूछोगे ऐसे कैसे सॉल्व करें सर, तो लेबनिट्ज रूल के लिए उसका एक एक्सक्लूसिव फॉर्मूला है जो कि आपको दिमाग में रखना जरूरी है। और तो और यहाँ पे कैसे वर्क होगा सर, यहाँ पे 3 बारी वर्क होगा। अब बोलोगे 3 बारी क्यों, लेबनिट्ज का एक ही काम होता है डेरिवेटिव निकालना। अब यहाँ पे कितनी बार डेरिवेटिव निकाला है, 3 बार। तो लेबनिट्ज आपको कितनी बार यूज करना पड़ेगा, 3 बार यूज करना पड़ेगा। बहुत सिंपल है लेबनिट्ज को अगर आपको यूज करना है। डी बाई डी एक्स जब आप करते हो, इस डेरिवेटिव को जब दिखता है कि अपना ही बंदा यहाँ पे ऊपर इंटीग्रेशन के रेंज में बैठा हुआ है, तो ये यहाँ पे लेबनिट्ज वाली स्ट्रेटेजी यूज करना शुरू कर देता है। पहले तो ये डी बन जाएगा, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ अपर लिमिट, फंक्शन में अपर लिमिट माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट, और फंक्शन में लोअर लिमिट के हिसाब से जाता है। लॉटरी क्या है, ऑलरेडी 0 है तो डेरिवेटिव ऑफ 0 विल बी 0 इटसेल्फ। अगर यहाँ पे कभी ये छोड़ के यहाँ पे इन्फिनिटी आता और यहाँ पे कोई नंबर x वगैरह आता तो उसके लिए भी आपका डेरिवेटिव 0 हो जाता अपर लिमिट के लिए। तो ये स्ट्रेटेजी आप यहाँ पे यूज करोगे, एक बारी कर लिया तो यहाँ पे पहला डेरिवेटिव आ गया। सिमिलरली 2 बारी अपन लेबनिट्ज रूल को वापस से यूज करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट। आप नोटिस कर रहे होंगे लोअर लिमिट हमेशा आपका यहाँ पे क्या बन रहा है, उसका जो एलिमेंट है वो 0 बन रहा है। बोलोगे समझ में नहीं आता है सर, इतने सारे कलर्स क्यों यूज कर रहे हो। भाई मैंने जब सिखाया भी था, ऐप पे जब सिखाया था, तब भी मैंने इस तरीके से सिखाया था कि भाई 3 कलर कॉम्बिनेशन। आई एम श्योर आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, तो आप ये 3 कॉम्बिनेशंस के हिसाब से लेबनिट्ज रूल को याद रख सकते हो। बहुत सारे बच्चे एंडिंग में मुझे मैसेज करते सर लेबनिट्ज रूल किया नहीं तो चलेगा क्या। भाई ये जनवरी 24 का पेपर देखना, लेबनिट्ज रूल दोनों ऊपर भी आया नीचे भी आया, आप शॉक हो जाओगे सम्स को देख के। इसीलिए लेबनिट्ज रूल रिस्क मत लेना, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, आप अच्छे से इसको टैकल कर सकते हो। मैंने बोला था मैं क्विकली आपको चीजें बताऊंगा जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। आपने पढ़ाई करी होगी, दिस इज जस्ट टू रिव्यू कि भाई जनवरी 2024 का पेपर जो है वो किस तरीके से आया था, उससे हमें अभी का जो पेपर है उसका रेफरेंस मिल जाए। आर यू गाइज रियली गेटिंग माई पॉइंट। अब क्वेश्चन 2 खत्म हो गया, कॉल आपका था। ये देखो तीसरी बार हम लोगों ने लेबनिट्ज रूल यूज करके फाइनली उनको जो चाहिए था वो ऑटोमेटिक आंसर आ ही जाता है यार। इसको बस थोड़ी सी मेहनत लगती है सॉल्विंग के लिए, आपको इसके आंसर्स आना शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखना। अब किसी ने 2 किया होगा, किसी ने 3 किया होगा, हम लोग तो यहाँ पे विद ऑप्शन सब कुछ ले रहे। तो क्वेश्चन नंबर 3A पे देखना, अगेन यूएन जैसी एंट्री दिखाई देती है, हमें पता चलता है ये रिडक्शन का थियोरेटिकल सम है। लिखा क्या है, tan रेज़ टू n थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा है देखो, n 2 लोग है, u ऑफ n+1 भी है और u ऑफ n-1 भी है। ऐसी केस में क्या ट्रिक यूज करनी मैं बताता हूं। आप हमेशा क्या करना, u ऑफ n+1 को डील करना इन टर्म्स ऑफ u ऑफ n-1। बताता हूं मैं कैसे। u ऑफ n+1 कैन बी रिटर्न एज, उसके पहले काम करो, n+1 अगर मुझे लिखना है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, बहुत सोच विचार करके मुझे बताना। n+1 है कि नहीं, तो मैंने जानबूझ के n-1 कर दिया और +2 कर दिया। अब बस ये एडिशन मुझे बताना, 2 में से 1 चला गया तो +1 बचेगा ना। तो क्या ये जो n+1 लिखा हुआ है और ये जो मैंने इस तरीके से इसको तोड़ मरोड़ के लिखा हुआ है सेम है ना। बस आपको ये हिंट यहाँ पे यूज करनी है। बोलोगे इसका हमें फायदा क्या, तो भाई आपको u ऑफ n+1 को रिप्रेजेंट करना है इन टर्म्स ऑफ u ऑफ n-1 प्लस आपके पास जो टर्म है उस टर्म का आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। दिस इज वेरी सिंपल, दिस इज क्लियरली लॉजिकल। तब जाके आपको इसके ऊपर काम करना शुरू हो जाएगी, आप जाओगे तो देखो ये आपका u ऑफ n था, आपके सर ने क्या करा है, जल्दी से देखो, u ऑफ n+1 था कि नहीं, आपके सर ने क्या किया है n-1 और यहाँ पे क्या करा है 2। फायदा क्या हुआ, ये छोड़ो, tan स्क्वायर को देखो, tan स्क्वायर तो अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, तो tan स्क्वायर को आप देख सकते हो कैन बी रिटन एज sec² थीटा -1। जैसे यहां पे सब्स्टिट्यूट करा sec² थीटा -1, ये टर्म इन दोनों को कॉमन हो गई, सेपरेट कर ली, ये तो खुश हो गया बिकॉज ये खुद क्या बन गया n-1, यानी कि कौन बन गया u ऑफ n-1 फ्रॉम 2। यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दिस। अब बचा कौन, ये बचा tan का रिश्ता किसके साथ, sec² के साथ। तो वैसे भी पता है आपको क्या डेरिवेटिव है, तो आपको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मैंने ओरिजिनल फॉर्मूला की लिस्ट में, वीडियो में, सब जगह पे सिखाया था, उस फॉर्मूला को यूज करके सिंपलीफाई किया, अल्टीमेटली वी गॉट आवर आंसर। दिखने में सम बड़ा दिखता है लेकिन बिल्कुल बड़ा नहीं है। एक पेज में पूरा सम खत्म, 5 मार्क यूजुअल रिडक्शन का सम एक पेज में खत्म नहीं होता है।
अंडरस्टूड। ये था आपका 3A। आगे बढ़ते हैं, 3B है कौन सा सम? पहला डाउट, अरे सर ये गामा फंक्शन है या फिर बीटा फंक्शन है? तो भाई साहब रेंज देखना ना, रेंज 0 से लेके इन्फिनिटी है। दूसरी एक और चीज, एक अकेला बंदा यहाँ पे अगर बैठा हुआ है तो आप 100% समझ लो ये गामा फंक्शन का समय। और गामा फंक्शन को कौन पसंद है? e⁻t की टर्म पसंद है। उसको सॉल्व करना है तो आपको गेम में किसको लेके आना पड़ेगा? e⁻t को लेके आना पड़ेगा। कैसे लेके आओगे? 2⁻9x² से अपना दुनिया भर का कोई रिश्ता नहीं है। अपने को रिश्ता नाता किसके साथ मेंटेन करना है? इसको इक्वल करके। किसके साथ? e⁻t इज द बिगेस्ट स्टेप। अब मुझे बताओ, सारा सब कुछ बाजू में चला जाए, आप मुझे बताओ ये हट जाएगा कि नहीं? ये हट जाएगा ओरिजिनल क्वेश्चन में से, तो कौन रिप्लेस हो जाएगा? e⁻t। गामा को कौन पसंद है? e⁻t गेम में आ गया। अब आपको करना क्या है? ये x कहां पे? पावर में, टेरेस में। टेरेस पे हो तो आपको पता है क्या लेना पड़ता है? लॉग लेना पड़ता है। ये कुछ चुनिंदा स्टेप्स है जो आपके दिमाग में आने चाहिए। और तो और √x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई? 1/2 √x होता है। √t को कैसे लिखा जाता है भाई? 1/√t को कैसे लिखा जाता है? यह सब कुछ आपको ऑलरेडी पता है। देखो दोस्तों, मैं यहां पे आपको सम बाय सम ईच एंड एवरी पॉइंट सिखाने नहीं आया हूं। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि भाई क्या हिंट यूज करी हर एक सम में सॉल्व करने के लिए। तो ये बस आपको एक बार समझ में आ जाए, खुद भी आप ये सारे सम सॉल्व कर सकते थे। मैंने बोला था ना, ये जो आपके लिबनिट्ज अंकल है कैसे इंटर किए हुए देखो सम में। इवैल्यूएट करने के लिए बोला है d/dt, दिया है d/dt। d/dt आने के बाद आपको शक होना चाहिए कि यहाँ पे 100% क्या हो सकता है भाई? लिबनिट्ज हो ही सकता है। नंबर 1। नंबर 2, साथ में ERF भी लिखा है। ERF का मतलब क्या होता है? एरर फंक्शन होता है। तो दोस्तों मैं आपको पहले तो बता दूं, अगर किसी ने आपको पूछा एरर फंक्शन ऑफ आपको √t निकालनी है तो किसी को मत बताओ, आपका फॉर्मूला फिक्स्ड होना चाहिए। आपका फॉर्मूला का जो इंटीग्रेशन का रेंज है ना, उस पे मैं बात करना चाहता हूं। कौन है ये? एरर फंक्शन। तो ये हमेशा 0 से ही शुरू होगा और इसका अपर बाउंड लटकेगा कहां पे? जो आपको ब्रैकेट में दिया है उसके साथ, यानी कि √t के साथ। और तो और फॉर्मूला आपको पता है e⁻u² और साथ में क्या रहेगा? du। अब मुझे सच्ची में बताना, इसका मुझे क्या करना है? ओरली बताना। डेरिवेटिव करना है, वो भी विद रिस्पेक्ट टू क्या करना है? t। अगर मैं यहां पे बाहर ये बाजू में रख दो 2/√π, d/dt लिखूं तो मुझे बताओ d/dt, और ये कौन है इंटीग्रेशन के रेंज में? √t। समझ आया? विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव निकाल रहे हो और इंटीग्रेशन को दिखा कि अपना ही इंसान जो है वो यहाँ पे ऑलरेडी रेंज में बसा हुआ है, तो यहाँ पे लिबनिट्ज अंकल एप्लीकेबल हो गए और इसको आप पूरी तरीके से लिबनिट्ज के हिसाब से आप सॉल्व कर सकते हो। अब रहा सवाल, सर 2 दिए सर 2। अब इसका दूसरा भाई भी बताता हूँ, एरर फंक्शन कॉम्प्लीमेंट। यार ये बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको पता होने चाहिए। तो ये भी सेम आता है 2/√π, लेकिन मजे की बात ये कौन है? ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। तो शुरू ब्रैकेट से होना चाहिए जो दिया है, इसका एंडिंग भाई ये एंड करता है आपकी जर्नी को। इसका हमेशा रेंज में क्या आना चाहिए? ऊपर इन्फिनिटी होना चाहिए। अब मुझे बताओ, ये फॉर्मूला अगर है e⁻u² और यहाँ पे du लिखना है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो यहाँ पे भी हमें सॉल्विंग के टाइम पे सेम चीज करनी पड़ेगी? d/dt करोगे तो वो टर्म जो कि आपका डेरिवेटिव निकाल रही है उसका प्लेयर आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन की रेंज में दिखाई देता है। अच्छे से सॉल्व करना कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से, जैसे मैंने बोला था, अपर लिमिट पुट अपर लिमिट इन द फंक्शन, लोअर लिमिट पुट लोअर लिमिट इन द फंक्शन। लोअर लिमिट तो वैसे भी 0 है, तो मजा आएगा आपको सम सॉल्विंग में। सो दैट इज ऑल फॉर क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 3। आई एम श्योर आपको एक यूनिट 3 का अंदाजा आया होगा। आई कैन से दैट थोड़े अलग से सम आए थे, बट इतने भी अजीब नहीं थे अगर आपने अच्छे से दिमाग लगाया होगा तो। राइट, मेरा एक और कहना है, DOS अच्छे से कर लो, लिबनिट्ज अच्छे से कर लो, रिडक्शन अच्छे से कर लो, आपको इन सारी चीजों का बहुत अच्छे से फायदा हो सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। अब यूनिट 4 की बारी आती है। अब ट्रेस द फॉलोइंग होगा, आपको कर्व ट्रेसिंग करना है। सम को देख के पता चला कार्टेशियन है, देख के ये भी पता चला सिर्फ y की पावर इवन है, यानी कि सिमेट्री जो होगी वो अबाउट x एक्सिस होगी। उसके बाद आपको करना क्या था? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। x को 0 पुट करो, y निकालो, y को 0 पुट करो, x निकालो। तो कौन मिला? सिर्फ 0 0 मिला। जैसे ही 0 0 मिला, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होता है फाइंड करने का? टेंजेंट। टेंजेंट 2 तरीके से फाइंड किया जाता है, एट ओरिजिन, एट एनी अदर पॉइंट। हमें कैसे समझेगा सर? तो भाई यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कौन है? 0 0 है, तो टेंजेंट सिर्फ वही निकलेगा जो कि आपका एट ओरिजिन होता है।
क्या सिखाया था सर ने, एक एमसीक्यू हम लोगों ने अभी अभी ऐसा किया था, सारी पावर्स को खोलो और जो लोएस्ट पावर टर्म है, लोएस्ट डिग्री टर्म है, वो सिर्फ यहाँ पे देखो इसका 3 है, इसका 3 और इसका 2 है, तो उसको आपको डायरेक्टली क्या करना है 0, ये 2 है भाई साहब इधर चले जाएंगे तो वहां हो जाएंगे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है वाई इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट आ रहे सेम सेम, इसे सेटअप को क्या कहते हैं, इस सेटअप को कहते हैं कस्प का फॉर्मेशन होता है। तो बेसिक एनोलॉजी आइडियोलॉजी के हिसाब से हमें पता चल चुका है, कस्प आ चुका है। रहा सवाल क्या नेक्स्ट, असिम्प्टोट एंड दैट रीजन ऑफ एब्सेंस। तो असिम्प्टोट के बारे में जब बात करते हैं तो क्या करनी पड़ती है, सम को देखना, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स, हाईएस्ट डिग्री टर्म ऑफ एक्स देखना कौन है, एक्स क्यूब है, उसका कोएफिशिएंट देखना कौन है, कोई नहीं, मतलब कौन है वहां पे 1 है, इसका मतलब 1 को आप 0 कर सकते हो क्या, नहीं। तो ये हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट डिग्री कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का एनोलॉजी खत्म हो गया पैरेलल टू एक्स के लिए जो आता है असिम्प्टोट का। अब देखना पैरेलल टू वाई, वाई की हाईएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है, वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कौन है 2a माइनस एक्स, उस कोएफिशिएंट को आपको क्या करना है, इक्वेट करना है टू 0, यानी कि x इज इक्वल टू 2 है, ये मिला आपको असिम्प्टोट। अब ये जो असिम्प्टोट रहेगा ये हमेशा क्या रहेगा, ये क्या रहेगा, ये पैरेलल टू क्या रहेगा, y एक्सिस जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई करके रखा हुआ है। आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट। अब आपको इस लोकेशन को, इस लाइन को ड्रॉ करना होगा जो कि पैरेलल टू y, मतलब क्या रहेगी, वर्टिकल लाइन रहेगी। होपफुली सब कुछ क्लियर है। अब एक बहुत बड़ा सवाल बच्चों के दिमाग में कि सर ये जो रीजन ऑफ एब्सेंस से ये दिखाने की जरूरत है क्या, भाई आपको टफ जा रहा है तो उतनी के लिए उतना जगह छोड़ दो और अपना अपना ड्राइंग करा लो, बिकॉज इन 4 लोगों से तो आपका ड्राइंग बन ही जाता है। अब रीजन ऑफ एब्सेंस जिनको बहुत अच्छे से करना है उनको मैं बताता हूं, वो टोटली डिपेंड करता है आपकी सिमेट्री के ऊपर। सिमेट्री क्या है भाई, इट इज सिमेट्रिक अबाउट क्या है, एक्स एक्सिस। तो आपको क्या करना है बताता हूं, ऐसे मस्त से एक्स एक्सिस ड्रॉ करो। ऐसे कौन से कटिंग पॉइंट मिल रहे हैं, देखो ये देखो आप यहाँ पे x इक्वल टू 0 मिल रहा है, करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे x इक्वल टू क्या मिल रहा है, कटिंग पॉइंट में 2a है ना कहीं ना कहीं, तो ये देखो x इक्वल टू यहाँ पे मैंने क्या कर लिया 2a। अब आप मुझे बताना, ऐसे देखने जाओगे तो आपके टोटल कितने रीजन बने, आपके टोटल रीजन बने, आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस इंफिनिटी लिख देता हूं और यहां पे लिख देता हूं भाई इस चीज को इंफिनिटी। खुद देख लेना कितने रीजन बने, 3। ये यहां पे कोई भी एक पॉइंट लेना, चेक करना, यहां पे कोई भी एक पॉइंट लेना, चेक करना, यहां पे कोई भी एक पॉइंट लेना, और आपको क्या करना है, चेक करना है। किसको चेक करना है, आपको वाई स्क्वायर को हमेशा चेक करना होता है, यानी कि आपकी उसी इक्वेशन को मैंने थोड़ा अलग से लिख के यहाँ पे सेटअप लगाया हुआ है। खुद देखना, कोई भी एक पॉइंट 0 से लेके माइनस इंफिनिटी, भाई मैं माइनस ए ले सकता हूँ, -2a ले सकता हूँ, आपको जो चाहिए वो लो। इसके बीच में मैं a ले सकता हूं, इसके बीच में मैं 3a ले सकता हूं। तो ऐसे 3 पर्पल कलर के जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं उनको आपको यहां पे पुट करके चेक करना है कि आपकी यहां पे वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या आती है। मुझे बताओ y क्या है, स्क्वायर में कोई भी स्क्वायर कभी भी रियल टाइम में, रियल लाइफ में, रियल एनालॉजी में नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। यहां पे स्क्वायर देखो क्या आया, नेगेटिव। एब्सेंस, स्क्वायर क्या आया, पॉजिटिव। जी हाँ, कर्व इज प्रेजेंट। ये होता है आपका रीजन ऑफ एब्सेंस निकालने का तरीका। इस तरीके से तीनों पॉइंट पे निकाले, तीनों में से सिर्फ एक जगह पे हमें जो है वो कर्व प्रेजेंट दिखी, और मैंने डायग्राम बोला था आपको कस्प दिखता है सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। ये आपका असिम्प्टोट है जिसको ये क्रॉस नहीं करता है, देखो भाई। और ये दो क्या थे, ये आपके टेंजेंट्स थे। अंडरस्टूड दिस, बहुत अच्छा सम था यार। नेक्स्ट देखना, ट्रेस द कर्व r इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने ये क्या किया था पता है, मैंने आपको ये चारों वर्जन दिखाए थे। दिस इज कार्डियोइड। तो कार्डियोइड मतलब हार्ट शेप, हार्ट इधर के साइड है, उधर के साइड है, ऊपर खुला हुआ है, नीचे खुला हुआ है, ऐसी 4 डायग्राम्स होती है। आपको मैंने वो याद भी रखने के लिए बोली है, जिसने नहीं किया वो प्लीज कर लो, देख के पता चलता है इसका सेटअप कैसा है। ये इस तरीके से एक्स एक्सिस पे बिलोंग करेगा और इधर मुंह करके होगा। ये सेटअप निकाला है विद द कैलकुलेशंस। ये कैलकुलेशंस करने के लिए भाई साहब थोड़ा सा हम लोगों को जो दिमाग लगा, वो कौन सा वाला दिमाग लगा, वो लगा यहाँ पे पोलर कर्व्स का। पोलर कर्व्स में फाई नामक बंदा होता है जो निकालना बहुत जरूरी होता है, वो डायरेक्ट नहीं निकलता है, दैट इज tan phi के फॉर्मेट में। फॉर्मूला बताता हूं tan phi का, अगर आप देखोगे तो r अपॉन क्या होता है, dr बाई डी थीटा। सो r अपॉन dr बाई डी थीटा के हिसाब से फॉर्मूला निकाला tan phi। और अब हम लोगों को यहाँ पे थीटा की रैंडम वैल्यूज कुछ भी लेनी है जो आपको सही लगे वो। मैंने यहाँ पे इन जनरल क्या करा है, 4 सेट की वैल्यू फिक्स रखी है, 0, π/2, पाई और कितना लिखा है 3π/2 व्हेन इट कम्स टू आपका कार्डियोइड। वापस बता रहा हूं, कार्डियोइड के लिए ये रेंज फिक्स रखना 0, π/2, पाई, 3π/2। अब मुझे बताओ 0, इधर पे 0 पुट करो, देखो आर की वैल्यू क्या आ रही है। इधर पे π/2 पुट करो, कैल्सी को रेडियन मोड में रख के। इधर पे आप पाई पुट करना, आर की वैल्यू लेना। इधर पे आप 3π/2 पुट करना और आर की वैल्यू निकालना। तो ये दूसरा वाला टेबल का आपका रो भी निकल जाएगा। अब तीसरा रो कैसे निकालोगे, दैट इज डायरेक्ट फॉर्मूला।
पकड़ी हुई थीटा की वैल्यू यहाँ पे ठोक दो, 1 माइनस कॉस जीरो क्या होता है 1, 1 माइनस 1 कितना होता है 0, तो डायरेक्ट ये कितना आया 0। कुछ इस हिसाब से आपको इसको डायग्राम में लेके आना। अब खुद देखना, जब थीटा 0 होता है तो आपका मैग्नीट्यूड कितना है 0, जब थीटा पाई बाय 2 होता है तो आपका मैग्नीट्यूड कितना बना a बना, जब थीटा पाई होता है तो आपका मैग्नीट्यूड कितना बना 2a बना। कुछ समझ में आ रहा है किस हिसाब से इसको हम लोगों ने ड्रॉ किया हुआ है। और रहा सवाल सर इससे आपको क्या मिलता है लाइफ में, tan फाई जो होता है ना वो आपको टेंजेंट की वैल्यू देता है। अब देखना 0 है, आपका 0 पे 0 आ रहा है तो टेंजेंट उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिसको आप कर सकते हो पैरेलल टू x, यानी कि थीटा इज इक्वल टू 0 पे। नेक्स्ट, जब आप पाई बाय 2 पे काम कर रहे हो तो आपका tan फाई का वैल्यू कितना आ रहा है 1, तो इसका मतलब है आपका यहाँ पे जो टेंजेंट अंकल रहेगा ना दोस्त, दैट टेंजेंट अंकल वुड बी नथिंग बट क्लियरली क्या रहेंगे 45 डिग्री बनाएंगे आपके डायग्राम के लिए। तो ये कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स होती है, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, कोर्स में मैंने सारा सब कुछ दिया हुआ है। इट इज जस्ट दैट आपकी पढ़ाई हो चुकी है और एक फॉर रेफरेंस आप चीजें देख रहे हो, इसीलिए मैं आपको ये सारी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। हैविंग सेड दिस, सिमेट्री कैसे निकालते, पोल जो होता है उसके लिए आर को 0 करना पड़ता है, करस्पॉन्डिंग आपको थीटा अंकल निकालने पड़ते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो कि आपको यहाँ पे समझ में आना जरूरी था। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 सी। मोस्टली मैं कहता हूं कि अवॉइड करो आप लोग, बिकॉज इसको ओरिंग में जो है वो तीनों के तीनों कर्व ट्रेसिंग के सम्स आते हैं। फिलहाल तो मैं आपको रेक्टिफिकेशन है कि यानी कि फाइंडिंग लेंथ ऑफ द कर्व में कुछ चीजें बताने की कोशिश करूंगा। नंबर 1, फाइंडिंग लेंथ ऑफ कर्व में हमेशा याद रखना है आपको, आप जब इस यहां पे देखोगे x इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ टी ए, वाई भी इन टर्म्स ऑफ टी ए, यानी कि ये जो है ये पैरामेट्रिक वाला सम है। और पैरामेट्रिक के लिए लेंथ फाइंड करने के लिए स्पेशल फॉर्मूला दोस्तों, आपको जो दिया है उसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लो, आपको y दिया उसका विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव लो, स्क्वायर कर लो, ऐड कर लो, टर्म बनेगी उसका अंडर रूट ले लो, जो भी टर्म बनेगी उसका बाद में इंटीग्रेशन करना है। काफी बड़ी प्रोसेस है, इसीलिए इसको टाइम लगता है, डेरिवेटिव भी निकालना है, कैलकुलेशंस भी करने हैं, इंटीग्रेशन भी करना है। तो मोस्टली यू कैन अवॉइड इट अगर आप नेक्स्ट वाला सवाल बहुत अच्छे से कर पा रहे हो तो। देखो बता देता हूं, x से y देखो स्टेप्स करेक्ट है कि नहीं, dx बाई dt निकाला, dy बाई dt निकाला, स्क्वायर करा, ऐड करा, ऐड करने के बाद एडजस्टमेंट करी, और एडजस्टमेंट करने के बाद जितना मैक्सिमम मैं उसको सिंप्लीफाई कर सकता था उतना सिंप्लीफाई करने की कोशिश करी। अब बताओ मुझे कि यहां पे जब आप ये सारी वैल्यूज डाल रहे हो तो आपको यहां पे t1 और t2 के हिसाब से कुछ रेंज दिखना जरूरी था। आपको पता है क्या कि आपको यहां पे रेंज क्या दिखती है, क्या दी जाती है? तो देखो दोस्तों, आपको यहां पे 0 से लेके पाई वाली रेंज के ऊपर काम करना है, और उस सेटअप को पूरी तरीके से सॉल्व करने के बाद यू विल फाइंड कि भाई ये मेरा फॉर्मूला, ये सिंप्लीफाइड वर्जन, उसका रूट करने के बाद रूट को सिंप्लीफाई किया, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन, और जो भी कोएफिशिएंट होता है वो क्या होता है डिवाइड होता है, उसको अपर लिमिट लोअर लिमिट के हिसाब से डाल के हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन लाने की कोशिश करी। कुछ इस तरीके से सम को सॉल्व किया हुआ है। आई नो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखाई देता है, बट आप अगर अच्छे से ऑलरेडी पढ़ चुके, देखो ये कैसा है, जिसने रेक्टिफिकेशन पढ़ा है उसको समझ में आएगा, इस तरीके से ये जाता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपने ऑप्शन में डाला है, तो आप फिलहाल ये वाला पार्ट जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी उसको आप स्किप कर सकते हो। 4 के बाद ओरिंग के लिए कौन सा सवाल आएगा? क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 में? ट्रेस करना है कर्व को, जो कर्व यहाँ पे देखते ही बनती है, कार्टेशियन देखते ही बनता है y की इवन पावर यानी कि सिमेट्रिक अबाउट x है, यानी कि सिमेट्री अबाउट x के बाद आप यहाँ पे इसका x इक्वल टू 0 पुट करने के बाद y गायब हो रहा है, y इज इक्वल टू 0 पुट करने के बाद x की वैल्यू ये आ रही है। इसका मतलब a, 0 इज नथिंग बट आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट। कैसे निकालोगे, क्या करोगे? एट ओरिजिन निकालोगे? नहीं भाई, क्यों? एट ओरिजिन आता ही नहीं है यहाँ पे, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0 0 है क्या? नहीं, तो आप जाओगे a, 0 यानी कि टेंजेंट एट एनी अदर पॉइंट। जब ऐसे सम्स आते तो सर ने एक ट्रिक बताई थी, मैंने एक ट्रिक बताई थी, जब आप इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए जाओगे, बिकॉज आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना होता है, y स्क्वायर लेफ्ट में रखना, dy बाई dx निकालते हुए राइट साइड का d बाई dx बस लिखो, दिखावा करो, डेरिवेटिव मत निकालो, ऐसे ही लिखो। उसके बाद ये 2y की टर्म आपकी यहाँ पे नीचे चली जाएगी, तो यहाँ पे 1/2y और आपको आपकी टर्म दिखाई देगी। और पता है इस y की जगह पे मोस्टली आपको हमेशा कौन दिखता है? 0। जैसे आप यहाँ पे 0 पुट करोगे, बूम, आपका पूरा आंसर सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा? इन्फिनिटी। आपको ये डेरिवेटिव निकालने की जरूरत पड़ी क्या? बिल्कुल भी नहीं। दिस इज द स्मार्टनेस दैट यू हैव टू यूज। अब जब dy बाई dx इज इक्वल टू इन्फिनिटी आ चुका है, तो दोस्तों टेंजेंट इज नथिंग बट क्या हो गया? आपका पैरेलल टू y एक्सिस होता है। जब इंफिनिटी होता है पैरेलल टू y होता है, जब 0 होता है पैरेलल टू x होता है। एनालॉजी तो समझ में आई है। सेम असिम्पटोट पैरेलल टू x के लिए x की हाईएस्ट डिग्री वाली जो टर्म है उसका कोएफिशिएंट 0 किया,
जो भी वाई स्क्वायर की टर्म आ रही है देखो क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है, तो क्या यहाँ पे असिम्प्टोट प्रेजेंट है? बिल्कुल नहीं। यहाँ पे देखना पैरेलल टू वाई के लिए वाई की हाईएस्ट पावर टर्म कौन सी है? वाई स्क्वायर, उसका कोएफिशिएंट कौन है? एक्स, उसको डायरेक्टली क्या करा है? 0। जी हाँ, एक्स इक्वल टू 0 पे हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे पैरेलल टू वाई वाली लाइन मिल रही है। तो डायग्राम वाइज जब आप जाओगे तो you'll फाइंड कि आपको डायग्राम कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये असिम्प्टोट अंकल है, ये टेंजेंट अंकल है। अब रहा सवाल ड्राइंग ऐसे कैसे आया, आपको कैसे पता चला? सिमेट्रिक अबाउट एक्स था कि नहीं? तो याद है सर ने आपको अभी भी रीजन ऑफ एब्सेंस के बारे में बताया था। क्या करना था? इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन व्हाट? सिमेट्री। सिमेट्रिक अबाउट क्या है? उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये माइनस इंफिनिटी है, ये इंफिनिटी है। चलो मुझे टुकड़े बताओ कितने कितने आएंगे। एक तो मुझे यहाँ पे ए दिखाई दे रहा है, दूसरा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है एक एक्स इक्वल टू 0 भी था ना अपना कहीं पे, एक्स इक्वल टू 0 वाला टुकड़ा भी दिखाई दे रहा है, ये देखो। तो यहाँ पे है 0, यहाँ पे है a। चलो बताओ कितने टुकड़े हो गए? 3 टुकड़े तो हो गए। अब यहाँ पे आप 2a पुट करना, यहाँ पे a/2 करना, यहाँ पे -a करना, जो चाहिए वो लो यार, लेकिन उस रेंज के बीच में होना चाहिए। उसके लिए एक ही वैल्यू पता होने की जरूरत नहीं। दिस इज ऑल लॉजिकल, अंडरस्टूड। अब इन तीनों पॉइंट्स को लेके यहाँ पे मैंने अच्छे से शिद्दत से सारी चीजें सॉल्व करके फिर जहां जहां पे रीजन प्रेजेंट है, सिर्फ एक जगह पे रीजन प्रेजेंट है क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू क्या आ चुकी है? पॉजिटिव आ चुकी है। रेस्ट एवरीवेयर आप देखोगे स्क्वायर की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव। सिर्फ ये रीजन। और वैसे भी पता चलता है टेंजेंट और असिम्प्टोट के बीच में आपकी कर्व आने वाली है, तो लगा तो 5-6 लाइन छोड़ के डायग्राम भी डायरेक्टली ड्रॉ किया तो भी चल जाएगा। जब टाइम मिलेगा बचा हुआ सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट इज रोज कर्व। एग्जाम में हमेशा आती है रोज कर्व। ये रोज कर्व जब आती है तो याद रखना यहाँ पे 3 थीटा लिखा है, तो आपका जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके 3 टुकड़े होने चाहिए। इसका मतलब है ये 3 है कि नहीं? तो 90 डिग्री का आपका क्वाड्रेंट होता है कि नहीं? तो आप उसको 3 टुकड़ों में बटो, यानी कि 30 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये आपको ट्रिक याद रखनी। इसका मतलब है पहला सैंपल थीटा का लेते हुए आपको क्या लेना है? π/6। बच्चों को समझ में नहीं आता है। अब मुझे बताओ सेम सम अगर मैं आपको cos 2 थीटा के हिसाब से एग्जाम में देता तो आपको क्या करना था? आपका जो ये 90 डिग्री वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसको 2 टुकड़ों में कन्वर्ट करना है, यानी कि पहला ही सैंपल यहाँ पे कौन सा आता? 0 के बाद 45 डिग्री आता। दिस इज द लॉजिक, 0 के बाद π/4 वाला। तो ये ऐसे कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि जिसको हम लोग रैंडमली किसी भी तरीके से कुछ भी वैल्यू पुटअप करें। तो ये थोड़ी थीम आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ये π/6 क्यों आया। फिर देखो 0, 30, 60, 90 के हिसाब से अब ये चल रहा है, तो ये इसके हिसाब से चलेगा दोस्त, अंडरस्टूड। और ये जो टुकड़े बनते हैं इन्हीं टुकड़ों पे आपकी थीटा की वैल्यू मोस्टली क्या रहती है दोस्तों? 0 रहती है। एवरी 60 डिग्री के बाद। मतलब ये देखो यहाँ पे पहला टुकड़ा आया 30 पे, 30 के बाद आप 60 डिग्री करोगे तो 90 आएगा, और 60 डिग्री करोगे तो ये π/6 आएगा। ऐसी चीजों के ऊपर आपका थीटा जो होता है वो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देता है? 0 दिखाई देता है। अंडरस्टूड दिस, राइट? ये सब अच्छे से कर लेना। tan phi नामक बंदा है r/dr/d थीटा, उसके बारे में अच्छे से ख्याल रखना, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5C, पैरामेट्रिक कर्व है ये, इसे एस्ट्रॉइड कहते हैं, दैट इज स्टार शेप्ड कर्व, जिसके लिए ये कुछ भी दो एक्स और वाई देख के आप यहाँ पे डरो नहीं, है कार्टेशियन है नहीं, क्योंकि ये पावर देखो बहुत अजीब सी है। तो ये बेसिकली आपका एस्ट्रॉइड है जिसके लिए कंफर्म फॉर श्योर x इक्वल टू a cos क्यूब t सब्स्टिट्यूट करना है और y इक्वल टू a sin क्यूब t सब्स्टिट्यूट करना है। ये लिख लो कहीं पे। ऐसे समझो भी एस्ट्रॉइड के आते हैं सिर्फ 2 टाइप है, एक ये, दूसरा बाय a बाय b वाला टाइप है। 2 ही टाइप एग्जाम में, उनमें से कोई एक टाइप आता है। आपको बस करना क्या है? x इक्वल टू a cos क्यूब t, y इक्वल टू a sin क्यूब t करना है। और आपको पता है इसकी डायग्राम दिखने में कैसी है, ये तो मैंने ऑलरेडी बच्चों को बताया भी था। अगर आप इस डायग्राम को देखोगे तो ये x एक्सिस y एक्सिस दोनों को सिमेट्रिक है। दूसरी चीज आप देख सकते हो, ये जो है ये कस्प है, तो सब जगह पे आपके क्या बन रहे? कस्प। कोई भी 2 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होंगे? एक a0 आएगा, एक क्या आएगा? 0, a आएगा। ये सब लॉजिकल है भाई, सब लॉजिक के हिसाब से आप यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, वैल्यूज ले सकते हो। लिमिटेशन समझ में आती है, -a से लेके a, -a से लेके a। सिमेट्री आपको समझ में आती है, बंदा इवन है ऑड है, उस हिसाब से आपको सिमेट्री इसकी निकालनी है। और तो और ये आपका यहाँ पे दोनों टाइप, मतलब सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस भी और सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस भी है, दोनों आपको यहाँ पे लेके आना पड़ेगा, बिकॉज आप देख सकते हो सिमेट्रिक है डायग्राम। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में मैंने आपको बोले थे 2 पॉइंट्स आपको मिल ही जाएंगे। देखो a, 0, 0, a। लकीली अपने को वो सारे पॉइंट्स मिलते हैं। स्पेशल पॉइंट्स क्या होते हैं? x होता है, y होता है, dx/dt निकलता है, dy/dt निकलता है, फिर dy/dx आपको निकाल के रखना, दैट इज dy/dt अपॉन क्या होता है? dx/dt। ये तो पता है ना। अब dy/dt अपॉन dx/dt में सारे कैलकुलेशन करने के बाद dy/dx का आंसर आया -tan t। As soon as I get this as answer, अब
आप दो कंडीशन का यहां पे प्रपोजल रखोगे। पहली कंडीशन, देख भाई अगर मैं जीरो रहा तो कौन, मैं मतलब dy by dx। तो फॉर dy by dx इज इक्वल टू जीरो, आपको पहले t निकालना है। t निकलते ही आप उसकी वैल्यू इधर इधर पे सब्स्टिट्यूट करके x और y निकाल के रेडी रहोगे। x और y का वैल्यू करस्पॉन्डिंगली क्या आता है, जैसे आपका t जीरो रहेगा, x की वैल्यू a आएगी, y की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो। इसका मतलब है a कॉमा जीरो, आप डायग्राम भी देख लो, a कॉमा जीरो पे जो आपका टेंजेंट है वो क्या रहेगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा। सिमिलरली आपको इसी dy by dx को, सॉरी इसी dy by dx को अब बोलना है कि भाई तू कौन बन, तू इन्फिनिटी बन। दो ही स्पेशल पॉइंट्स हैं। इन्फिनिटी पुट करने के बाद आपको करस्पॉन्डिंगली t की वैल्यू निकालनी है, और t की वैल्यू आने के बाद x और y की वैल्यू आप इधर पे पुट करके निकालोगे तो आपको वापस एक टेंजेंट यहाँ पे मिल जाएगा। वंस यू गेट दैट, ये तो भाई अपना बेसिक सेटअप है। वैल्यूएशन आपको पता है, वैल्यू आप यहाँ पे डाल दो, डायग्राम आप ड्रॉ कर लो। डायग्राम में गलती नहीं होगी मुझे पता है, बिकॉज सेटअप ही है ऐसा, अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। आर यू गाइस रियली गेटिंग माय पॉइंट? अब यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है along with the ऑप्शंस। अब आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 5 बेस्ट यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 में से आपको अटेम्प्ट करना पड़ता है। मोस्टली सेम तरीके से समझाते हैं, बस आपका स्फीयर वाला जो पोर्शन है उसके लिए आपको थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। सम देखना, क्वेश्चन 6 से हमें क्या बोला है, 2x + y + 2z = 6 टचेस द स्फीयर, मतलब स्फीयर टचिंग प्लेन, प्लेन टचिंग स्फीयर वाला सम है। ये अब तक 4 साल में एवरी ईयर आ चुका है, बस वैल्यू चेंज करके आता है। करना क्या होता है, पहले तो स्फीयर की इक्वेशन उठाओ, अपना अपना काम करो, उसका सेंटर और उसका रेडियस निकाल के एक मस्त से डायग्राम निकालो, जहां पे सेंटर दिखाओगे, रेडियस दिखाओगे। अब प्लेन टच कर ही रहा है तो प्लेन को टचिंग बताओ, उस प्लेन की इक्वेशन लिखो, और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P जो आपको निकालना है, ये एक्चुअली लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर से भी आप यहाँ पे क्लियरली क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। इसका मतलब है अब बारी क्या आती है, आपको ये और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर वाला फॉर्मूला यूज करके देखना है। भाई आंसर सेम आएंगे, जो रेडियस का आंसर वही आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का आंसर, तभी तो टच होगा ना। ये 3 रहेगा तब। तो ये देखो यहां पे आपका 2 कॉलम में बात खत्म हो जाती है कि प्लेन टचेस स्फीयर। As soon as we are done with this, उसके बाद क्या करना है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन यूज करनी है। इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे यूज करते हैं, देखो यहां से इसके कोएफिशिएंट उठाओ, a b और c, 2 1 और क्या रहेगा 2, तो आप यहाँ पे 2 1 2 लिखो, है ना। उसके बाद ये लिखो, लेट दैट दिस पॉइंट बी एक्स वाई जेड, x - 3 y - 3 z - 3 लिखो, लिख दिए, इज इक्वल टू के लिखा। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इज इक्वल टू के। सेटअप समझ में आया, x को k में लिखो, y को k में लिखो, z को k में लिखो। अब ये x y z जो है ये इस पॉइंट पे दोनों को टच कर रहा है, इसका मतलब प्लेन के इक्वेशन में भी डाल सकते हो और स्फीयर के भी इक्वेशन में डाल सकते हो, लेकिन स्फीयर की इक्वेशन बहुत बड़ी होती है, इसलिए प्लेन के इक्वेशन में ठूस दो इसको। प्लेन की इक्वेशन उठाई, उसमें वैल्यूएशन डाल दिया, जैसे ही डाला मुझे k का वैल्यू मिला, k का वैल्यू मिला तो करस्पॉन्डिंग मुझे x y z का वैल्यू मिला। राम राम, हमें पूरे के पूरे मार्क्स अपने मिल गए। थीम बहुत सिंपल है, लॉजिक बहुत सिंपल है, अच्छे से पढ़ोगे तो अच्छे से मार्क्स आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। मेरा फेवरेट पार्ट दैट इज राइट सर्कुलर कोन। भाई राइट सर्कुलर कोन में मैंने बोला था मेजरली 2 टुकड़े जो होते हैं, एक जहां पे आपको सेमी वर्टिकल एंगल दिया जाएगा और दूसरा जहां पे सेमी वर्टिकल एंगल मिसिंग होगा। आप देखो आपके लिए कितना अच्छा खेले ये लोग। सबसे पहली चीज तो आप देख सकते हो वर्टेक्स एट ओरिजिन, बेस्ट चीज। नेक्स्ट सेमी वर्टिकल एंगल 30 डिग्री खुद ही दिए हुए, आप देखना डायग्राम पे सेमी वर्टिकल एंगल 30 दिखाया, साथ में वर्टेक्स दिखा दिया, और लेट पॉइंट पी बी ऑन द जनरेटर भी आपके पास सामने रह गया। अब मुझे बताओ ये जो एक्सिस की लाइन है क्या आपको उसके डी आर मिलेंगे? जी हाँ, ये नीचे लिखी है ना 1 1 1, ये क्या होंगे आपके एक्सिस के डी आर देंगे। भाई पूरा सेटअप क्लियर है। द ओनली फॉर्मूला, हीरो फॉर्मूला जो आपको यहाँ पे यूज करना है दैट इज cos अल्फा इज इक्वल टू a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। द मेजॉरिटी पार्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड इज a1 b1 c1 कौन होते हैं? a1 b1 c1 होते हैं आपके एक्सिस के डी आर, यानी कि 1 1 1। लेट्स से a2 b2 c2, यार कुछ भी ले सकते हो। a2 b2 c2 जो होते हैं वो क्या होता है? एक्सिस ऑफ आपका जनरेटर, यानी कि x - 0 y - 0 और z - 0। बात खत्म। ये सारी वैल्यूज यहाँ पे पुट करी, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करा। मैं बताता हूं सबसे ज्यादा समय कहां पे लगता है, सेटअप को नहीं लगता है, सिंप्लीफिकेशन करने में लगता है। जैसे a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट स्क्वायर, वहां पे याद नहीं आता है फॉर्मूला, लिख लो यूनिट 5 के टाइम पे क्या फॉर्मूला होता है। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा, उसका ब्रैकेट स्क्वायर होगा। ये चीजें भी आपको सॉर्ट करके किस तरीके से आनी चाहिए ये भी आपको समझ में आना चाहिए। कुछ छोटी छोटी चीजें। अब लोग पूछते हैं व्हाट इफ सर मेरे लास्ट के 2 स्टेप्स गलत है बाकी सब कुछ सही है। देखो भाई मैंने देखा है कभी कभी लोगों को 5 में से सिर्फ 2 मिले, कभी कभी लोगों को 3 मिले, कभी कभी लोगों को 4 मिले। तो इट ऑल डिपेंड्स कि जो पेपर चेक कर रहा है उसको उस समय क्या लगता है एग्जैक्टली कहां पे गलत गए हो।
मेरे हिसाब से मुझे पूछते तो मैं आपको 3 या फिर 4 में से कुछ एक तो मार्क जरूर देता, इस हिसाब से 3 या 4 में से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6C सिलेंडर पे आया है। सिलेंडर के भी दो टाइप होते हैं, एक आपको ऑलरेडी उन्होंने रेडियस देनी चाहिए, दूसरा रेडियस दिया नहीं है। ये मेजरली दो होते हैं, और भी टाइप मैंने सिखाया अपने ऐप में, आप देख लेना। जो दो टाइप है उसमें से ये जो सिलेंडर है यहाँ पे रेडियस ऑलरेडी दी है, यानी कि ये बेस्ट टाइप बन चुका है अपना। अब आपको पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर जाना है। पाइथागोरस थ्योरम में ये है आपका AM, PM और AP, जिसमें से PM इज नथिंग बट रेडियस विच इज गिवन। अब AP जो है वो आपको डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालना है, और AM जो है किसी को बोलिएगा नहीं, ये प्रोजेक्शन रूल से निकालना है। किससे? प्रोजेक्शन फॉर्मूला से निकालना है। तो प्रोजेक्शन से ये निकलेगा, ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला से निकलेगा, और ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। इसकी एक बड़ी ऐसी इक्वेशन बनेगी पाइथागोरस वाली, और फिर आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। देख सकते हो रेडियस का स्क्वायर गिवन, AP स्क्वायर इज डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करके स्क्वायर फॉर्मेट में लिखा, एंड AM इज द प्रोजेक्शन। ये प्रोजेक्शन रूल है, और प्रोजेक्शन फॉर्मूला में ये जो ब्रैकेट में आपको लिखे हुए, ब्रैकेट के बाहर लिखे हुए दिखाई दे रहे, वो दिखाई दे रहे LMN, यानी कि कहानी में आया ट्विस्ट। ये LMN होते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। कौन होते हैं? डायरेक्शन कोसाइंस। अब देखोगे तो ये 1 - 1 1 हमें लगता है कि डीसी है, नहीं नहीं, 1 - 1 1 होते हैं आपके डीआरस। आपको उन डीआर अंकल को डीसी में कन्वर्ट करना पड़ता है। डीआर टू डीसी कन्वर्जन बहुत सिंपल है। जो नंबर्स है वो न्यूमरेटर में लिख दो, डिनोमिनेटर में उन सारे नंबर्स के स्क्वायर और उनका अंडर रूट। स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ये गलती मैंने देखी है मेरे पास जब बच्चों ने बैकलॉग के पेपर दिए थे फोटोकॉपी आने के बाद चेक करने के लिए। -1 का स्क्वायर -1 लिख दिया बच्चों ने, मत करो ऐसे। -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा। सॉर्ट करोगे तो आपको ऑटोमेटिकली आपको 1/√3 -1/√3 और 1/√3 आपको आपके डीसी दिखाई देंगे। दोस डीसी विल बी पुट ओवर हियर, एंड उसके बाद आपका यहाँ पे क्लियरली क्या बन जाएगा? एम स्क्वायर का सेटअप बन जाएगा। एक और बात, सबका रूट कॉमन है, √3 अकेले में लिखा, उसका स्क्वायर मारा है। जब स्क्वायर करोगे तो नो नो नो, इंडिविजुअल स्क्वायर नहीं है, ये पूरी टर्म बनती है, उस टर्म का स्क्वायर है। ये भी गलती है बच्चे बहुत बारी करते हैं। बताओ, सबसे कम समय, तो वैसे भी सिंप्लीफिकेशन एज यूजुअल। क्वेश्चन 6 स्कोरिंग था। क्वेश्चन नंबर 7 दिया क्या था भाई? ये सम आप देख लेना, ये नया सम आया था मेरे नोट्स में। स्फीयर के पार्ट 3 में मैंने ये सम ऑलरेडी पहले से सॉल्व करके रखा हुआ था, बहुत सालों पहले। देख लेना, इफ द स्फीयर इज दिस, कट्स द स्फीयर दिस, ऑर्थोगोनली नामक वर्ड यहाँ पे यूज किया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा। बहुत सिंपल सा सम है। ऑर्थोगोनैलिटी की कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी इज 2 × U1 U2 + V1 V2 + W1 W2 इज इक्वल टू D1 + D2, यानी कि UV WD वर्जन 1 वर्जन 2 हमें निकालना पड़ेगा। क्या हमें दो इक्वेशंस दी है? हाँ, पहली स्फीयर की इक्वेशन लो, जिसका x का कोएफिशिएंट हाफ करके, y का कोएफिशिएंट हाफ करके, z का कोएफिशिएंट हाफ करके, बची हुई चीज d दिखा के U1 V1 W1 D1 निकालो। फिर दूसरी इक्वेशन लो, उससे भी आप यहाँ पे उसके भी U2 V2 W2 D2 निकाल सकते हो। ये आने के बाद आपको इस इक्वेशन में उनको पुट करना है। पूरी इक्वेशन में पुट करोगे तो भाई साहब एक ही अननोन है, कौन है? लैम्डा। शांति से, शिद्दत से पुट करना, शिद्दत से कैंसिलेशन इधर उधर करना, आपका नंबर जो है यहाँ पे क्या आ जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू -6 आ गया। वैसे तो सवाल सिर्फ वैल्यू ऑफ लैम्डा निकालने के लिए बोला था, मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा यहाँ पे एलिमेंट ऐड किया है। ये जो लैम्डा की वैल्यू है, ये मैंने इस वाले लैम्डा के वर्जन में पूरा पुट करके स्फीयर की इक्वेशन दिखाई है। आपके लिए जरूरी नहीं है लैम्डा की वैल्यू पूछी तो लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है। समझ में आया थीम? फॉर्मूला याद रहेगा, नोट करके रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7B, ज्यादा समझ नहीं लेना है। क्या है? कोण। कोण के लिए उन्होंने क्या देना चाहिए था आपको? दो वर्जन्स थे। एक तो भाई हमें दे दो कौन? सेमी वर्टिकल एंगल। भाई हमें सेमी वर्टिकल एंगल नहीं दिया तो क्या करना पड़ेगा? खुद से मेहनत करके निकालना पड़ेगा। देखो इस सब में देयर इज नो सेमी वर्टिकल एंगल। वर्टेक्स जरूर दिया है लेकिन एंगल नहीं दिया है। इसका मतलब एंगल किसे निकालना पड़ेगा? हमें। कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी है, हाँ, आपको यहाँ पे एक्सिस की भी लाइन है और आपको जनरेटर की भी लाइन खुद ही दी है। इसका मतलब है ये तो तय है 1 2 3 आर द जनरेटर के डीआर्स, -1 1 2 आर एक्सिस के डीआर्स। अब दोनों भी नंबर्स में तो देर की इस बात की, cos अल्फा का फॉर्मूला यूज किया, दोनों नंबर्स में सब कुछ सिंप्लीफाई किया, वैल्यूज पुट अप करी और ऐसे अजीब सा हमें cos अल्फा दिखा। वापस बता रहा हूं, डू नॉट फाइंड दिस टोटल वैल्यू ऑन कैलकुलेटर, कीप इट एज इट इज, जैसा वैसा, रूट भी जैसे के वैसे रखो। अब cos अल्फा, अब मुझे बताओ सम का ट्रैक कहां पे आ गया? cos अल्फा मिला ना, हो गया सम ओरिजिनल शुरू। अब आपको क्या करना है? ये अल्फा की वैल्यू ये है,
वापस यहाँ पे आपका drs ऑफ आपको एक्सिस लिखना है। अब आपको पॉइंट P इंट्रोड्यूस करना है XYZ ऑन द जनरेटर, क्योंकि इक्वेशन तो XYZ में आनी चाहिए ना दोस्त। अब आपका ये 1 2 3 वाला जो जनरेटर का dr था वो हट जाएगा, उसकी जगह पे x - 0 y - 0 z - 0 विल बी drs ऑफ जनरेटर हो जाएंगे। तो भाई उस तरीके से वापस से सम को सॉल्व किया, ये अल्फा कॉस अल्फा की वैल्यू पुट करी, स्क्वेयरिंग एडजस्टमेंट वगैरह वगैरह करके यहाँ पे मुझे मेरा आंसर मिल चुका है। मैं वापस बता रहा हूँ, द मेजर पार्ट इज टू स्क्वायर दिस, ये आपको सही से आना चाहिए, सिंप्लीफाई करते हैं फिर जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन 7 सी देखना सर। अब नहीं बाबा मैंने आपको कुछ बताऊंगा, आप खुद देख लेना, यहाँ पे सिलेंडर में रेडियस दिए कि नहीं दिए, उसके साथ साथ ओरिजिन भी दिया हुआ है, एक पॉइंट ओरिजिन है ए वाला, और उसके साथ आपको डायरेक्शन रेशियोज दिए है 1 1 1। आपको पता है इसमें डीआर्स लगते हैं क्या? नहीं, डीसी लगता है। कैसे सिखाया था सर ने? 1 1 1 लिखो, अंडर रूट स्क्वायर एंड एडिशन कर लो, आपको यहाँ पे उसके क्या मिलेंगे? डीसीज। इन डीसीज को यूज करके हम लोगों को प्रोजेक्शन फॉर्मूला मोस्टली यूज करना इसमें लगता है, तो ये प्रोजेक्शन फॉर्मूला का सेटअप आएगा। सेम समय आया था टाइप वाइज, तो ये था आपका यूनिट नंबर 5 क्वेश्चन 6 स्कोरिंग क्वेश्चन नंबर 7। आई एम श्योर समझ में आ रही है चीजें। सिंप्लीफिकेशन किया, सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो आया वो अपना फाइनल आंसर। थक गया यार। अब हो यूनिट नंबर 5 खत्म, यूनिट नंबर 6 शुरू। यूनिट नंबर 6 में मुझे बहुत लोगों के बहुत अच्छे प्यारे प्यारे मैसेजेस आए कि सर स्किप किया तो चलेगा क्या, सर कितना करके जाऊँ, सर ऐसा कुछ बताओ ना कि मुझे मार्क्स मिलेंगे पूरे के पूरे। तो मैं आपको बता दूं, अगर कोई आपको IMP के नाम पे कुछ 10-12 सम्स का लिस्ट दे रहा है तो वो गलत कर रहा है। आप उससे फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा मुझे लगते हैं, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट कॉन्सेप्ट। भाई वैल्यू इधर उधर होने वाली है। आपको पता है भाई स्फीयर टचिंग प्लेन आता है, तो स्फीयर टचिंग प्लेन का जो भी आपका एक हाथ सम आपने कर लिया, उसके बाद स्ट्रेटेजी तो सेम रहेगी। जैसे आप अगर कोन के सम में देखोगे सेमी वर्टिकल एंगल दिया है, सेमी वर्टिकल एंगल नहीं दिया है, पैटर्न तो वही है भाई, आपको बस वैल्यू चेंज करके आएगा। अगर आप वैसे के वैसे रट्टा मार के IMP वाले सम्स के आंसर्स लेके जाओगे ना, तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ वैसे दिमाग में रखोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। वहां पे ऑन द स्पॉट अलग सम्स आते हैं। आई रिपीट, M2 का भरोसा नहीं है, अलग सम आते हैं दोस्त। चलो आगे बढ़ते फटाफट। चेंज द ऑर्डर बोला है। चेंज द ऑर्डर मतलब भाई देखो, जब आपका कोई भी एरिया बनता है, जैसे यहाँ पे एरिया बना है कि नहीं, वो अभी लाइन ड्राइंग वगैरह से आपको पता चल जाएगा। ये जो यहाँ पे एरिया बना है, इस रेंज को मद्देनजर हम लोगों ने एरिया को निकाला हुआ है। जब ये एरिया बनता है तो हमेशा इसके लिए हम लोग दो तरीके के वाइपर्स को मद्देनजर रखते हैं। देखो अब यहाँ पे वेरिएबल कौन, इसमें पूरे इंटीग्रेशन के रेंज में वेरिएबल कौन है? एक्स है। इसका मतलब है जो दिया गया हम लोगों को वाइपर है वो आपको वर्टिकल स्ट्रिप बोलो, आप उसको वर्टिकल रखा हो। एक्स है तो वर्टिकल है। अगर इसमें वाई होता कहीं पे रेंज में तो ये हॉरिजॉन्टल होता। दो ही तरीके से आप वाइपर को रख सकते हो व्हेन इट कम्स टू कार्टेशियन। अब हमें x = 0, x = इन्फिनिटी, y = 0, y = इन्फिनिटी एंड y = x वाली लाइन मिली है, तो रीजन क्लोज रीजन मिला। दिया गया वाइपर ये है, हमें उसका चेंज करना है ऑर्डर, एंड वी नीड टू मेक इट लुक लाइक हॉरिजॉन्टल। तो रेंज वही रहेगी, बस ये हॉरिजॉन्टल रहेगा। अगर ये हॉरिजॉन्टल रहेगा तो ये देखो, सबसे नीचे इसको y = 0 मिलेगा, सबसे ऊपर इसको y = इन्फिनिटी मिलेगा। लेफ्ट में x = 0, राइट में इसको x = क्या मिल जाएगा? y मिल जाएगा। तो अब आपकी यहाँ पे जो सम है उसका रेंज बस आपका अल्टीपल्टी आपको दिखाई देगा। द रेंज हैज ऑलरेडी बीन चेंज्ड। अब रेंज चेंज होने के बाद आपको बस करना क्या है? पहले विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है, फिर विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है, और थीम के हिसाब से आप आगे बढ़ोगे तो आंसर आएगा। मैं वापस बता दूं, मैं आपको इसका कितना भी एक्सप्लेनेशन दूं, ये 2-5 मिनट का काम है नहीं। इसको बेसिक्स आपके बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है। हाँ, मैं बस आपको सोल्यूशन इसलिए दिखा रहा हूं कि आप पढ़ रहे हो, इतनी पढ़ाई करे हो, और आपको जनवरी 24 के सॉल्यूशन कोई दे ही नहीं रहा है, या फिर आपने खुद पढ़ाई करी और आपके आंसर मैच ही नहीं हो रहे, तो इसीलिए मैं आपको ये सॉल्यूशन दे रहा हूँ। बाकी मुझे इसमें से आपको बहुत ज्ञान देना है यूनिट 6 के बारे में, ऐसा कुछ है नहीं, ये बात आप समझ लो। e⁻y आता है, e⁻y को अपर लिमिट लोअर लिमिट के हिसाब से करा तो अपना जो आंसर है वो डायरेक्टली अपने को -(-1) यानी कि +1 दिखना शुरू हो जाता है। समझ में आया है जो जो चीजें बता रहा हूं? विद दिस नेक्स्ट, फाइंड द एरिया ऑफ कार्डियोइड। कार्डियोइड तो अब मैं वापस बता रहा हूं, सर सिर्फ कार्डियोइड लिखा है, डायग्राम दी जाएगी क्या? नहीं, यूनिट नंबर 4 में हमें कार्डियोइड कैसे होता है वो पता होना चाहिए पहले, तभी जाके यूनिट नंबर 6 में ये कार्डियोइड खुद से ड्रॉ कर सकते हो। सेकेंड चीज, रिडक्शन फॉर्मूला वहां का, बीटा फंक्शन वहां का, गामा फंक्शन वहां का। यूनिट 3 का कॉन्सेप्ट सही होगा तब जाके यूनिट 6 का ये वाला कॉन्सेप्ट आपका सही से बैठेगा। एरिया फाइंड आउट करना है, एरिया का फॉर्मूला भी आपको पता है। अगर मैं पूरा एरिया निकालूं उसके लिए हाफ भी कैलकुलेट करूं, उसको डबल कर सकता हूं, 2 × डबल इंटीग्रेशन ऑफ dx dy। अब dx dy तो खैर यहाँ पे है नहीं, तो dx dy का रिप्लेसमेंट पोलर में क्या होता है? r dr d थीटा होता है। वैल्यू पुटअप करी, सब्स्टिट्यूट करा, अब ये ब्रैकेट ओपन करा, आप देख सकते हो 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई, 0 से लेके पाई। किसकी याद आई? रिडक्शन फॉर्मूला। 0 से लेके पाई के लिए रिडक्शन फॉर्मूला में क्या होता है? n की पावर ऑड रही तो आंसर 0 हो जाता है, भाई 0 हो जाएंगे।
अब जो बचे उनको अपने अपने थीम के हिसाब से सॉल्व करके यहाँ पे डायरेक्टली एरिया निकाला है। एक सिंगल पेज पे पूरा सम खत्म होता है अगर आपका कॉन्सेप्ट, लॉजिक, दिमाग सही जगह पे सही काम कर रहा होगा तो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8C। ये जो सम है ना, दिस इज एमआई का सम, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम है, जहां पे मैं आपको बताता हूं कोई भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो, आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सॉल्व करने पड़ता है। रिपीट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सॉल्व करने पड़ते हैं। और मैं आपको बता दूं, आपको ऑलरेडी डिनोमिनेटर यहाँ पे दिया जाता है, आपको सिर्फ ये जो सारा सब कुछ करना पड़ता है, ये किसके लिए करना पड़ता है भाई? न्यूमरेटर को फाइंड करने के लिए करना पड़ता है। तो देखो यहाँ पे तो आपको एमआई का डायरेक्ट फॉर्मूला भी पता चलता है। एक यहाँ पे पैराबोला, ये वाई स्क्वायर, एक की पावर इवन, एक का ऑड, एक का पावर नहीं, एक का ऑड, ये आपका होता है पैराबोला। दो अलग अलग कलर के पैराबोला जो है एक दूसरे को इंटरसेक्ट होंगे तो एक रीजन मिलेगा। उस रीजन के लिए हम लोग क्या करेंगे, काम करेंगे। हम लोगों ने वाइपर को वर्टिकल रखा हुआ है। अब x इज इक्वल टू यहाँ पे 0 से लेके x इक्वल टू 4a पे लॉक हो जाएगा। नीचे उसको पर्पल कलर ने पकड़ के रखा है y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 4ax, और ऊपर उसको पकड़ के रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4a ने। तो y के वर्जन्स अपने निकल गए। और सेकंड चीज हमें यहाँ पे क्या चीज करनी है, हमें इन्होंने बोला है कि रो की जो वैल्यू है वो, सॉरी परपेंडिकुलर जो है, क्योंकि अबाउट क्या बोला यार ये, हाँ, रो तो हम लोगों को दिया हुआ है। यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द एरिया इंक्लूडेड बिटवीन द कर्व्स बोला हुआ है, दो कर्व्स। हाँ, यहाँ पे अपनी जो P की वैल्यू है, परपेंडिकुलर जो होगा, वो परपेंडिकुलर आपका क्या होगा, इस केस में y कंसिडर करके आपको चलना पड़ेगा। अब मुझे बता दो, ये अगर ऐसा सेटअप आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हमें x एक्सिस के लिए आंसर निकालने के लिए बोला है, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे परपेंडिकुलर को क्या लिखा, y लिखा। अगर हमें y के लिए कैलकुलेशन करने के लिए पूछे तो हम लोग परपेंडिकुलर क्या लिखते हैं, उसका x लिखते हैं। सिंपल एनालॉजी यूज करिए। बताओ, फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा, रो की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे दी थी तो वो वैल्यू मैंने पुट करी, p हमें पता है y का यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है। रेंज ढंग से निकालो, जो यहाँ से मैंने निकाली है उसको पूरी तरीके से सॉल्व करोगे तो जो उनको चाहिए था भाई, मेहनत करके आप देख सकते हो पूरा का पूरा आंसर सच में कैलकुलेशन करके मेरा कितना आ चुका है, 144 ma स्क्वायर डिवाइडेड बाय कितना आ चुका है, 16। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट जितना आपको लग रहा है। इट इज इंपॉर्टेंट कि आपको ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला पता हो। और याद है, आज अभी थोड़ी देर पहले जो एमसीक्यूज आपने देखे होंगे, वहां पे जो लास्ट वाला एमसीक्यू था वो यही फॉर्मूला था, यानी कि एमआई का फॉर्मूला आप 2 बार देख रहे हो, आपको अंडरस्टैंड हो रहा है चीजें किस तरीके से वर्क अराउंड की है, राइट। नेक्स्ट, चेंज द फॉलोइंग डबल इंटीग्रेशन इनटू इट्स पोलर फॉर्म। तो देखो भाई, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 सर्कल है, एक रेडियस 2 वाला, एक रेडियस 3 वाला, ऐसे सर्कल और इन सर्कल के बीच का एरिया हमने निकालना है। बीच का एरिया मतलब क्या, आप मुझे बता सकते हो रेंज क्या होनी चाहिए आपके आर की, 2 से लेके 3 होनी चाहिए। ऑफ कोर्स बीच का एरिया निकाल रहे हो तो रेंज तो हमें पता चली आर की 2 से लेके 3 है, और पूरा घूमना है यानी कि थीटा की रेंज 0 से लेके कितनी हो गई है, 2 पाई हो गई। अब जो भी हमें फाइंड आउट करना है उसके लिए सेटअप उन्होंने दिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें पता है जब हम लोग पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, एक्स की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, आर कॉस थीटा, वाई की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, आर साइन थीटा। अच्छे बच्चों की तरह सब कुछ यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट किया है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे ऐसे कुछ सेटअप मिला है। सबको कैंसिल आउट करने के बाद आर की टर्म अलग से लिखी बिकॉज नंबर है, ठीक, थीटा की टर्म अलग से लिखी क्योंकि वहां पे नंबर है। खुद बोलना, आर क्यूब का इंटीग्रेशन क्या आता है, बड़ा भाई बाय बड़ा भाई, अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करना। देखो क्या ये 0 हो रहा है, नहीं, रिडक्शन फॉर्मूला के हिसाब से आपको पता है ये दोनों में से कोई भी एक ऑड रहा तो 0 आ सकता था, लेकिन ऑड नहीं है, तो इसको आपको अपने अड्डे पे लेके आना है, यानी कि 0 से लेके पाई बाय 2 को कैसे लेके आ सकते हो, 4 इंटू 0 से लेके पाई बाय 2, फिर पाई बाय 2 का रिडक्शन फॉर्मूला यूज किया, एंड द आंसर दैट वी हैव गॉट इज 65 पाई बाय 16 के हिसाब से आंसर अपना आ चुका है। आई एम श्योर चीजें समझ में आ रही है आपको। नेक्स्ट इज प्रूव दैट द वॉल्यूम, अब वॉल्यूम वाला टॉपिक जिसने कराया उसको आएगा। सिलेंडर्स दिए हुए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, कुछ क्लिक हो रहा है, अभी देखा है, दोनों पैराबोला है, तो ये पैराबोला, और हमें यहाँ पे बोला है फॉर द प्लेन z इज इक्वल टू 0 x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या लिखा है, 2 इज 11/30। तो बेस्ट ऑप्शन मैं आपको बताता हूँ इस केस में क्या करना है। ये खुले में अपने को z की वैल्यू बता रहे हैं, z इज इक्वल टू कितना है, 0 है, तो z की वैल्यू तो अपनी वैसे भी 0 है, तो सुन लो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना लिखा है, 2 दिया है। z की वैल्यू अगर 0 है तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक z की वैल्यू 0 यहाँ पे लिख दी, और यहाँ से ये जो दिया है यहाँ से एक z की रेंज निकलेगी, दैट विल बी 2 - x - y। इसका मतलब है अब मुझे z की रेंज पता है, 0 से जा रही है, कहां तक जा रही है, 2 - x - y तक के जा रही है। समझ में आ रहा है। अब वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz, dx dy का अभी कुछ पता नहीं है, dz के लिए z की रेंज पता चल चुकी है, पूरा z के लिए सॉल्व कर लो, dz का इंटीग्रेशन z अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पूरा सॉल्व करने के बाद मुझे बताओ जो सम आइडियली शुरू हुआ था ट्रिपल इंटीग्रेशन पे, 2 स्टेप में सम कहां पे आ गया आपका,
डबल इंटीग्रेशन पे। अब मुझे बताओ यहां तक आने के बाद आपको किसकी रेंज चाहिए? अब आपको चाहिए अपना रेगुलर प्रोसेस यूज करो। अभी x की रेंज मिल जाएगी 0 से लेके 1, y की रेंज नीचे किसने पकड़ा है y को? एक्स स्क्वायर ने। ऊपर किसने पकड़ा है? ग्रीन कलर ने, यानी कि y इज इक्वल टू रूट एक्स ने। इस हिसाब से अपर लिमिट लोअर लिमिट को लो x और y के, और अब ये अगर वेरिएबल है आपका तो ये y की रेंज होगी। इसको विद रिस्पेक्ट टू y पहले सॉल्व करो, इंटीग्रेट करो, फिर विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करो, और ये करने के बाद आपको यहाँ पे जो आंसर मिलता है दैट आंसर इज नथिंग बट 11/30। आई नो 5 मार्क के लिए काफी बड़ा समय, बट कोई ऑप्शन नहीं है, इसी थीम के हिसाब से आपको जाना पड़ेगा अगर आप वॉल्यूम वाले सम्स को डील करना चाह रहे हो तो। अंडरस्टूड? नेक्स्ट, फाइंड सीजी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है हम लोगों को, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसकी अराउंड π/4 होगी, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट दिया है दैट इज रोज कर्व, वो भी साइन वाली और वो भी 2 थीटा वाली, यानी कि ये ऐसे 4 जो आते हैं ना लूप्स, ऐसी रोज कर्व है, उसमें से एक लूप का आंसर निकालने के लिए बोला है। दैट विल ऑलवेज बी सिमेट्रिक टू थीटा इज इक्वल टू π/4। तो एक्स की और वाई की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो इसकी होगी वो इस एक्सिस पे होगी, तो एक्स की और वाई की वैल्यू सेम होती है ना इस एक्सिस पे। तो आपको करना क्या है, थीटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करती है थीटा इज इक्वल टू π/4 पे, यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू क्या होगा? वाई बार हो जाएगा। अब आपको किसी भी एक के लिए कैलकुलेशन करना है, एक्स बार इज इक्वल टू न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। मैं आपको वापस बता रहा हूं, डिनोमिनेटर आपको सम्स में दिया जाता है। जैसे अभी आप ये अगर सम देखोगे ना, ये सम मैंने बस इतना लिखा है, लेकिन इसके आगे आप अगर पेपर में देखोगे तो आपको ऑलरेडी डिनोमिनेटर की वैल्यू दी गई है, एरिया की वैल्यू दी गई है। तो यहां से आपको करना क्या था, आप इस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से इस डिनोमिनेटर की बात ज्यादा सुनो ही मत, मैं आपको ये काट कूट के दे दूंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर के बारे में ख्याल रखना है। न्यूमरेटर का फॉर्मूला आपके पास है, आप यहाँ पे क्या करोगे, r cos थीटा r dr d थीटा में r इंटू आर को r स्क्वायर करके cos थीटा एज इट इज रखोगे। रेंज दिखाई दे रही है 0 से लेके a sin 2 थीटा, और थीटा की रेंज देखोगे 0 से लेके आपकी कहां तक जा रही है? π/2, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना भाई। अब इसको सॉल्व किया, एज यूजुअल सॉल्व करने के लिए जितनी सारी थीम लगती है, sin 2 थीटा कैन बी रिटन एज 2 sin थीटा cos थीटा, और उसके साथ यहाँ पे एज यूजुअल आपका रिडक्शन फॉर्मूला आया। भाई 4 ऐसे सम्स थे अब तक अपन जो सीख रहे हैं, उसमें रिडक्शन फॉर्मूला अलोंग विद द टॉपिक, उसका खुद का यूनिट बाहर भी पूछा गया है, तो आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए रिडक्शन फॉर्मूला। एक बार ये आप कर लो तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली न्यूमरेटर का आंसर मिल जाएगा। न्यूमरेटर होने के बाद डिनोमिनेटर इज गिवन, मैं वापस बता रहा हूं डिनोमिनेटर इज गिवन, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर करोगे, सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स बार की कुछ वैल्यू आएगी, वही आपकी किसकी वैल्यू रहेगी? वाई बार की वैल्यू रहेगी। दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। दोस्तों ये था आपका जनवरी 24 का M2 का यूनिवर्सिटी का पेपर। मैंने ऑलमोस्ट 1 घंटा ले लिया आपका, लेकिन पूरा सम और पूरे सम्स आपको एक्सप्लेन किए विद द कॉन्सेप्ट। हाँ, कॉन्सेप्ट्स के लिए वापस बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी वीडियो देखना मत भूलना, और साथ ही साथ बेसिक फॉर्मूला जो है वो आपको आ जाने चाहिए। अच्छे से एग्जाम्स देना, और तो और डिटेल में पढ़ाई करनी है तो 2 दिन में भी M2 खत्म हो सकता है। आपको बस ऐप पे जाना है और कोर्स परचेस करना है, पूरा का पूरा डिटेल डेटा मैंने वहां पे दिया हुआ है। एक और लास्ट चीज, सर ये पीडीएफ हमें कहाँ मिलेगी? तो आप ऐप डाउनलोड करो, आपको वहां पे स्टडी मटेरियल वाला कोई ऑप्शन दिखाई देगा फ्री वाला, वहां से आप ऐप में ये वाला पीडीएफ जरूर देख सकते हो। आई एम श्योर मेरा काम आपको पसंद आ रहा है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आपको कैसा लगा ये वीडियो पूरा देख के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।